प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे जो 6 मार्च को पेपर आपका होने वाला है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, भौतिक विज्ञान से, क्लास 12 का। इसमें आपको जो भी प्रश्न बताए जाएंगे ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे और कुछ ही ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो कि न मिले, नहीं तो सभी के सभी आपको प्रश्न मिलेंगे, चाहे छोटे हों या बड़े हों, जैसे भी प्रश्न हो आपको मिलना तय है। तो इसलिए इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखने के लिए, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 यानी इसे Q0 भी पढ़ सकते हैं, जो का आवेश है के मान की निश्चित जो आपकी उसी को क्या कहते हैं, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यानी उसी के अनुपात को, यानी कि बल और आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे भी आप दे सकते हैं कि किसी यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं। इसका मात्रक जो होता है वह न्यूटन पर कूलाम होता है और इसका दूसरा मात्रक जो होता है वह वोल्ट पर मीटर होता है। अब आगे जो दूसरा चीज़ आज आप देख रहे हैं वो समविभव पृष्ठ की परिभाषा है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा अगर आप तैयार करना चाहें तो इसे आप अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसमें लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जितने भी बिंदु स्थित हैं उस पर और सभी पर वैद्युत विभव बराबर हो तो उसे ही समविभव कहते हैं। सम का मतलब बराबर, विभव का मतलब विभव यानी विभवांतर। अब देखिए अगला, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। अगर ये प्रश्न आपका बने तो इसे क्या करेंगे आप, ये इसमें लिखिएगा कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक को एक नाम से और जानते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप, ठीक ना। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है वह संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। और इसका अगर उदाहरण आपको दिया जाए तो इसका उदाहरण ये होगा कि इसका व्यवहारिक उदाहरण ये है ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर में कौन सा सिद्धांत काम करता है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि वैद्युत क्षेत्र तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम को लिखिए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, उसके बाद फिर अवरक्त किरणें, विकिरण और दृश्य विकिरण, पराबैंगनी किरण या विकिरण और एक्स किरणें और गामा किरणें, आप ऐसे लिखेंगे। ये आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम है। और आगे अगर दिया जाए, जैसे आपको एग्जाम में पूछ दे कि एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होगा n/v - 1/u = n-1/R होता है, जहाँ u जो है वो आपका पृष्ठ से वस्तु की दूरी है और v जो है स्मॉल v वह पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है और n जो है वह पृष्ठ द्वारा पृथक जो अलग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, यानी n जो है वह अपवर्तनांक है। अगला जो आपका प्रश्न अगर आपके एग्जाम में बने कि कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप ये लिखिएगा कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। और जो कला संबद्ध स्रोतों से अस्थाई, यानी इन्हीं का दो कला संबद्ध स्रोतों से, दो कला संबद्ध अगर एक जगह रहें तो इन्हीं के स्रोतों से अस्थाई व्यतिकरण की प्रक्रिया यानी व्यतिकरण की क्रिया प्राप्त होती है। यानी दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच ही व्यतिकरण की क्रिया हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न अगर आपका बन जाए कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप एग्जाम में यह लिख के आइएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट या किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट तथा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं या झुक जाती हैं। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार से मुड़ने को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
अगर आपके एग्जाम में आपका प्रश्न बन जाए कि नाभिकीय बल का अर्थ क्या होता है, तो आप ये लिखिएगा कि किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रखते हैं उन्हें ही नाभिकीय बल कहते हैं। न्यूक्लियानों का मतलब न्यूक्लियस में यानी नाभिक में जो भी आपके कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको जो बल उनको बांधे रखता है उसी को बोलते हैं नाभिकीय बल। अब अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बने कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक कौन होते हैं, तो यह आप लिख के आइएगा कि एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेशवाहक का काम करते हैं, और पी टाइप में आवेशवाहक का काम कौन करते हैं, कोटर करते हैं। ये आप लिख के जरूर आइएगा। और पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, तो पीएन संधि डायोड में के दोनों ओर वह परत यानी ऐसी परत जिसमें चालनशील आवेशवाहकों की उपस्थित नहीं रहते हैं, यानी चालनशील आवेशवाहक उपस्थित अगर नहीं हैं तो अवक्षय परत कहते हैं उसी परत को। अगर आपके एग्जाम में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आप ये लिखिएगा E = 1/4πε0 इंटू P/r³ यानी न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक होता है। आपने इस पहले ही प्रश्न में देखा है। P जो है आपका वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और स्मॉल r जो है वो आपका द्विध्रुव से प्रेरित विद्युत की दूरी है। अगला अगर आपका प्रश्न बन जाए एग्जाम में वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए, तो आप ये लिखेंगे कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगें रेडियो तरंग होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जिसकी होती है वह होती है गामा किरणें। यहाँ पे आप ध्यान रहे तरंग दैर्ध्य वाली बात है। और चौथे प्रश्न में जो अभी ऊपर हमने दिया है उसमें आपके आवृत्ति की बात थी, तो दोनों का आप तालमेल बना के चलिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो अगर ये प्रश्न बन जाए तो पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र आपको पता होगा कि 1/f = n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 के अनुसार आप कह सकते हैं कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। अगर आपके एग्जाम में प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या समझते हैं, यह क्या होता है, ऐसा प्रश्न बन जाए, इसकी परिभाषा दीजिए, तो आप लिखेंगे कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन जो होता है वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, कम से कम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए यानी निकालने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल W बराबर होता है h/v0। और h जो है वह प्लांक नियतांक है और v0 जो है वह देरी आवृत्ति है, जिसे आप न्यू से भी दर्शाते हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो आप ये लिखिएगा कि जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में जो यानी घोल द्वारा उत्पन्न आवेश अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अगला जो आपका है स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए और स्वप्रेरण गुणांक का भी में सूत्र लिखिए। अगर यह प्रश्न बन जाए तो आप लिख के आइएगा स्वप्रेरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार कि किसी कुंडली से संबद्ध यानी लगे हुए जो चुंबकीय फ्लक्स या संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का भी में सूत्र जो होता है mL2T-2A-2 होता है। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए।
अगर यह प्रश्न बन जाए तो आप यह लिख के आइएगा कि जो नियम होता है वह ये होता है कि फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित 2 नियम दिए हैं। पहला नियम ये है कि जब किसी परिपथ से बद्ध या संबद्ध या जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ज्यों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो प्रेरित धारा भी बहना बंद हो जाएगी, यानी अब धारा नहीं बहेगी, क्योंकि उसमें विद्युत वाहक बल जो होता है वह भी उत्पन्न नहीं हो पाता, इसीलिए प्रेरित धारा फिर नहीं बहती है। जो इनका दूसरा नियम होता है फैराडे का, वह यह कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन जाए कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए, तो आप इसमें लिखेंगे कि W बराबर NV माइनस NR बाई NY माइनस 1, यानी ये जो है इसमें NV जो है बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक है, यानी V का मतलब वायलेट, और NR जो है लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक है, R मतलब रेड, और NY जो है Y का मतलब येलो यानी पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, तो आप बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब अनुपात यानी उल्टा के बराबर होता है, यानी 1/f यानी उल्टा हो जाएगा, यानी तो बराबर होता है। और इसे लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं और प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है लेंस की क्षमता का वह डायोप्टर यानी कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं। P बराबर 1/f होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो उसकी फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा के बराबर होता है। तो अगला अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं, तो आप देहली आवृत्ति लिखेंगे कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से जो होता है धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यही इसकी महत्ता है। V0 इक्वल टू C बाई लैम्डा नॉट, जहाँ C जो है प्रकाश की चाल है और जो लैम्डा नॉट है वह देहली तरंगदैर्घ्य है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, तो आप देहली तरंगदैर्घ्य में ये लिख दीजिएगा कि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिसे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, इसी को क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से इंडिकेट करते हैं या लैम्डा 0 से इंडिकेट करते हैं। लैम्डा 0 बराबर C बाई V0 होता है, जहां आप जान रहे हैं कि जो आपका लैम्डा नॉट है वह देहली तरंगदैर्घ्य है और C जो है प्रकाश का चाल है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए गॉस की प्रमेय क्या है, या इसी को कह सकता है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, तो आप क्या लिख के आएंगे कि गॉस का नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू Q और 1/ε0 का गुणा मतलब कि गुणा यानी Q बाई ε0, जहाँ ε0 जो है वह निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। अगर आपका के एग्जाम में यह प्रश्न बन जाए कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए, तो आप ये सीधे सीधे लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के मान की अनुपात के बराबर होता है।
यानी कैपिटल V बराबर W/Q0, यानी जो आपका W है वह कार्य है, Q0 आवेश है, V जो है विद्युत विभव है और इसका मात्रक जो होता है विद्युत विभव का वह वोल्ट होता है। इसकी बीमा जो होती है वह ml² T-3 A⁻⁻1 होता है। अगर पूछ दे एग्जाम में किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप यह लिख के आएंगे कि धारित्र जो संधारित्र है उसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से उसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इसी कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके फलस्वरूप या जिसके कारण धारिता बढ़ जाती है। अब देखिए कि जब विभवांतर घट जाता है तो धारिता बढ़ जाती है, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी अगर C का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा, अगर C का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा और अगर V का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा। अगर आपके एग्जाम में प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव पूछ दे तो आप ये लिखिएगा कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए तो आप लिखेंगे P = E/c, जहाँ P है संवेग, E है ऊर्जा और C है प्रकाश का वेग। अगर आपके एग्जाम में कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी तथा आवृत्ति यानी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह पूछ दे तो आप लिखेंगे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति भी बदल जाएगी, इसलिए उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन यानी युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए तो आप इसमें लिखेंगे कि जब कोई युग्म उत्पादन में कि जब कोई ऊर्जावान वाई यानी गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, जो कि आप देख रहे हैं। तो यह प्रक्रिया युग्म उत्पादन कहलाती है। इसका इक्वेशन आप एग्जाम में लिख देंगे। और युग्म विनाश अगर आपको पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे, युग्म उत्पादन के विपरीत जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं, तो वे तुरंत ही एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और इसके स्थान पर दो गामा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया युग्म विनाश या युग्म विलोपन कहलाती है। अगला अगर आपके एग्जाम में पूछ दे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे वह वेग जिसके द्वारा चालन के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। तो अपवहन वेग या अवगमन वेग, अनुगमन वेग दोनों में से कुछ भी पूछे आप एक ही लिखेंगे, भ्रम में नहीं पड़ेंगे। अगर आपके एग्जाम में लुई दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की अवधारणा की व्याख्या पूछ दे तो आप लिखेंगे कि दे ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकाश विकिरण तथा कण तरंग के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों को भी तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि गतिमान अवस्था में प्रत्येक द्रव्य कण जो होता है उसके साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। अगला अगर आपके एग्जाम में पूछ दे
कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है, तो कौन प्रकट करती है प्रकाश में ध्रुवण की घटना? अनुदैर्ध्य प्रकृति, कर्ण प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति, और कोई नहीं तो आप अनुप्रस्थ प्रकृति पर टिक लगाएंगे कि यही जो होती है अनुप्रस्थ प्रकृति ही, यही अनुप्रस्थ जो होती है प्रकृति, यही प्रकाश में विवर्तन की घटना, प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रदर्शित करती है। कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, यह भी मैंने बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। लेकिन चलिए आगे। वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग के एक वर्णी प्रकाश की किरणें जल, जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, तो इसके साथ अगर प्रवेश करती है तो जल में इसकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है। तो आप ये जान रहे हैं कि अपवर्तनांक दिया है n का मान 4/3 और तरंगदैर्ध्य का मान दिया है लैम्डा a, तो इसका मतलब इसका मान दिया है, तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो आपका फार्मूला होता है जल में तरंगदैर्ध्य का लैम्डा W बराबर लैम्डा a/n। तो लैम्डा a का मान यानी हवा का जो दिया है तो उसका 4000 दिया है, ऊपर 4000 और नीचे 4/3, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और 4 से 4000 कटेगा 1000 बार। तो अब इसके बाद 3000 आपका आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, यही आपका आंसर होगा 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा और आपके एग्ज़ाम में इनमें से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो आप अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए। धन्यवाद।